हेलो नमस्कार। कैसा है मेरा यूट्यूब परिवार। आज के वीडियो का जो टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आज हम लोग बात करेंगे लीगल नोटिस के बारे में। बैंक लीगल नोटिस के नाम पे बहुत ज़्यादा डराती है। कभी आर्बिट्रेशन का नोटिस, कभी सरफेसी एक्ट का नोटिस, तो कभी 420 के तहत हम पे शिकायत दर्ज होता है। और सबसे फेमस 138 जहाँ पे चेक बाउंसिंग के नाम पे यहाँ तक बोल दिया जाता है कि अगर आप पैसे नहीं दोगे तो आपको जेल तक बैंक घसीट के लेके जाएगा। तो मेरा आज का प्रयास ये है कि हम लोग आज के वीडियो के माध्यम से आपके मन से जो लीगल नोटिस का जो डर है उसको ख़त्म कर दे। अगर आपके पास कोई भी अगर नोटिस आता है तो आप खुद से समझ सके कि इस नोटिस से हमें क्या हो सकता है, इस नोटिस का हमें रिप्लाई क्या देना चाहिए, रिप्लाई देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, ये नोटिस फेक तो नहीं है। तो कहने का मतलब है कि आज के वीडियो से हम लोग लीगल नोटिस के बारे में जानेंगे, वो फेक है, जेन्युइन है, कोई भी नोटिस है। इससे कोई भी HitBee05 का जो भी सब्सक्राइबर है जो इस वीडियो को देख रहा है वो बहुत ही आसानी से समझ सकता है, बता सकता है और बैंक को सबक भी सिखा सकता है। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं सबसे पहले उनको मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। आप लोगों के सपोर्ट के कारण हमारा चैनल बहुत आगे ग्रो कर रहा है और आगे भी ग्रो अगर करता रहे तो अपना प्यार दिखाते रहेगा। जल्दी हम लोग 1 लाख सब्सक्राइबर के एकदम पास आ चुके हैं। तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। सबसे पहले हम लोग समझते हैं, देखिए लीगल नोटिस क्या होता है। अब बैंक के केस में लीगल नोटिस कब आता है। किसी भी इंसान को समझना पड़ेगा कि लीगल नोटिस सबसे पहले हमारे पास आता कब है। देखिए जब हम लोग बैंक से लोन लेते हैं और बैंक को लोन जब पे नहीं करते तो ये कोई कंडीशन नहीं है कि इसमें कोई भी बैंक आपको लीगल नोटिस सर्व करे। बैंक EMI पे नहीं करने पे कभी भी लीगल नोटिस नहीं भेजता। बैंक कब लीगल नोटिस भेजता है, जब आप उनकी 3 EMI नहीं पे करते तो लोन हो जाता है NPA, यहाँ पे नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। अब इससे पहले भी नोटिस आता है पर उस नोटिस का मतलब क्या होता है इसको भी थोड़ा सा समझिए। देखिए जब आप लोग एक EMI नहीं देते तो SMA2 1 SMA3 यहाँ एक EMI जब आप नहीं देते, स्पेशल मेंशन अकाउंट होता है, जब एक EMI नहीं देते तो आपके पास रिकवरी एजेंट्स, आपने देखा होगा कि रिकवरी एजेंट्स कॉल करते हैं, परेशान करते हैं कि सर पैसे दे दो। जब 2 EMI नहीं देते तो यहाँ से बैंक से एक रिकॉल नोटिस आ रहा है कि सर आप पैसे नहीं दे रहे हो। जब 3 EMI नहीं देते तो आपको बैंक के किसी भी एम्प्लॉय के द्वारा, उनके मैनेजर पोस्ट के कोई भी ऑफिसर द्वारा ये बताया जाता है, एक रिकॉल किया जाता है कि सर पैसे नहीं दे रहे हो, अगर आप पैसे नहीं दोगे तो आपका लोन अकाउंट NPA हो जाएगा। तो NPA से बचाने के लिए, क्योंकि NPA के बाद ही, देखिए ये जो NPA है इसी के बाद बैंक कोई भी लीगल एक्शन ले सकता है। और इस बात को मेंशन कर लीजिएगा, देखिए SMA1 SMA2 SMA3 यहाँ पे कोई लीगल एक्शन नहीं है। अगर आपको पता होना चाहिए आपने कितने EMI नहीं दिए हैं। और इसमें एक बात को समझिएगा, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि लगातार 3 महीने, नहीं, ये 92 डेज होते हैं। आपके एक जो लोन सर्कल होता है, ये जो लोन सर्कल होता है इसमें पूरे में 92 डेज अगर आप EMI नहीं देते तो आपका लोन अकाउंट NPA में चला जाता है। इस बात को बहुत ही ध्यान से सीखिएगा। अब यहाँ पे जब लोन NPA चला जाता है तो यहाँ पे 2 तरह के लोन है। सबसे पहला यहाँ पे अनसिक्योर लोन है, दूसरा यहाँ पे सिक्योर लोन है। अनसिक्योर लोन और सिक्योर लोन के दोनों ही कंडीशन अलग अलग है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, क्योंकि छोटा सा यहाँ पे फेज है, यहाँ पे अनसिक्योर लोन का। अनसिक्योर लोन में सबसे बड़ी समस्या क्या होती है कि यहाँ पे लोगों ने चेक नहीं दे रखा है। अब लोगों को ये भी लगता है कि जब हमने चेक ही नहीं दिया है तो हमारे पास कोई भी जो नोटिस आ रहा है वो फेक है। बिल्कुल नहीं। आपके पास कौन कौन से बैंक के द्वारा नोटिस भेजे जाते हैं इसको समझिए। सबसे पहले जब आप ये लोन अकाउंट NPA होता है, जब पैसे नहीं देते तो आपको आर्बिट्रेटर के द्वारा आर्बिट्रेशन के लिए बुलाया जाता है। अब आर्बिट्रेटर क्या होता है, यहाँ पे बहुत सारे लोगों का एक सवाल होगा कि ये आर्बिट्रेटर क्या होता है। देखिए आर्बिट्रेटर बैंक का ही एक एम्प्लॉय होता है जो बैंक के ही हित में बात करता है
और उसका मेन काम ये होता है कि आपको डरा धमका के आपसे पैसे ले। उसका ये काम है कि आपको ये बोले कि आप अगर पैसे नहीं दोगे तो हम आप पे लीगल एक्शन करेंगे, आपके घर को बेच देंगे, आपके सैलरी को रोक लेंगे। तो यहाँ पे एक बात समझिए कि अगर कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर ईएमआई नहीं देता, उसके पास पैसे आ रहे ईएमआई नहीं भरता, तो एक आर्बिट्रेटर के पास इतना अधिकार तो जरूर होता है कि वो सीधे एम्प्लॉय को मेल करे और उनका सैलरी कट होके सबसे पहले ईएमआई में जमा हो और बाद में उस इंसान को पेमेंट हो। इस बात को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, कोई भी अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय इस चीज को देख रहा है इस बात को ध्यान दीजिएगा। ये कब होता है आर्बिट्रेशन? ये आपके एनपीए होने के बाद यहाँ पे आर्बिट्रेशन का ये प्रोसेस होता है। यहाँ पे समझ गए? उसके बाद भी अगर आप पैसे नहीं देते, बैंक तुरंत ही आप पे 138 का चेक बाउंसिंग का केस नहीं करती। बैंक इंतजार करती है कि आप पैसे दे दो। जब आप पैसे नहीं देते, बैंक आपको रिकॉल नोटिस भेजती है, आपसे बात करने की कोशिश करती है। उसके बाद जाके यहाँ पे एनआई एक्ट इसको बोलते हैं, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, इसके तहत 138 के तहत आप पे केस करती है। तो ये समझिए कि अनसिक्योर लोन में जो सबसे मैक्सिमम चीज है वो है 138 का ही। और ये कब होता है? चेक बाउंसिंग जब होने पे। पर बहुत सारे लोगों का ये सवाल है कि सर अब तो हम चेक देते ही नहीं है। तो सर आपका जो मंथली ईएमआई कटता है, जो कि यहाँ पे ईसीएस मैंडेट होता है, और दूसरा कोई नेट चला हुआ है, ये दोनों भी क्या है कि आपने इन्हें परमिशन दे रखा है कि हर महीने आपका ईएमआई डिडक्ट हो। तो ये भी एक तरह का चेक ही है। इसमें आपको सेक्शन 25A के तहत नोटिस आता है। इसका 138 का सजा भी एक है, प्रावधान भी एक है, और यहाँ पे आपको थोड़ी सी चिंता करने की ज़रूरत है। पर इसका बचाव कैसे करें? जब भी नोटिस आए तो आप वहाँ पे हाजिर हो। अब एक चीज़ बहुत बार निकल के आया है मेरे सामने, यहाँ पे लोग बोलते हैं कि सर हम आप पे 420 के तहत भी मुकदमा करेंगे। देखिए, बैंक में ये जो 420 वाला जो मैटर बार बार आता है, इसके बारे में समझिए थोड़ा सा। ये आप पे तभी संभव है जब बैंक से, जब आप कोई लोन ले रहे हो, जैसे आपने एक लोन लिया, उसमें आपका आधार कार्ड गलत है, आपका पैन कार्ड गलत है, यहाँ पे मैनिपुलेशन कर रहे हो आप, कुछ भी आप किसी का उठा के ले आ रहे हो, वहाँ पे इंफॉर्मेशन बैंक को गलत दे रहे हो। लोन लेने के लिए डॉक्यूमेंट में किया गया मैनिपुलेशन से ही आप पे 420 का केस हो सकता है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, अब बात करते हैं यहाँ पे सिक्योर लोन के बारे में। तो सिक्योर लोन में तो आपने पहले ही बैंक को एक संपत्ति दे रखा है कि अगर आप पैसे नहीं दोगे तो बैंक क्या करेगा, उस संपत्ति को बेच करके पैसे निकाल लेगा। पर मैंने यहाँ पे देखा है कि बैंक क्या करता है कि आपका 1-2 ईएमआई जब बाउंस होता है, उसी समय कस्टमर को बोलने लगता है कि हम आपके घर को ऑक्शन कर देंगे, हम ई कोर्ट के माध्यम से जाएंगे और हम फटाफट कोर्ट में जाके आपके घर को ऑक्शन करवा देंगे। तो सबसे पहले समझिए कि आपने अगर मेरे सरफेसी एक्ट का वीडियो नहीं देखा है तो जाके देख के आइए। सरफेसी एक्ट को इम्प्लीमेंट होने में ही यहाँ पे तकरीबन 6 महीने का समय लगता है। सबसे पहले जो एनपीए होता है इसमें आपको 3 महीने, इसके बाद 13/2, फिर 13/4, फिर जाके कहीं यहाँ पे डीएम नोटिस आता है। तो अगर कोई भी अगर आपको रिकवरी एजेंट या कोई भी आपको डरा धमका रहा है या मैनिपुलेट कर रहा है लीगल नोटिस के नाम पे, तो उसको समझाइए कि ये सब चीज़ सारे बकवास है, इसमें कुछ भी नहीं हो सकता। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, तभी जाके आप बैंक से बात कर पाओगे। इसके अलावा बैंक अगर कोई भी डॉक्यूमेंट लेके आए, कुछ भी बोले, किसी भी तरह का नोटिस भेजे, तो यहाँ पे घबराने वाली बात नहीं है। अब उसके बाद जब लोन, देखिए यहाँ पे जो अनसिक्योर लोन की हम बात करते हैं, यहाँ पे जब लोन पुराना होने लगता है, तकरीबन 6 महीने हो जाते हैं, तो आपने देखा होगा कि आपके पास एक लोक अदालत का नोटिस आता है। क्योंकि हम सारे लोन को जो लीगल नोटिस सबको कवर कर रहे हैं, तो लोक अदालत को क्यों छोड़े। ये लोक अदालत क्या है, यहाँ पे समझौता किया जाता है, इसको भी देख के डर मत जाइएगा। यहाँ पे बैंक जब सब कुछ करके हार गया है तो लोक अदालत जाता है, और लोक अदालत जाने का मकसद है कि बैंक अब आपसे समझौता करना चाहता है, बैंक आपसे सुलह करना चाहता है कि एक लमसम अमाउंट पे हम दोनों मिलके चलिए समझौता कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके पास लोक अदालत का नोटिस आया तो आपको उसकी बात माननी ही है, नहीं, वो समझौता के लिए बुला रहा है। समझौता का पहला रूल क्या बोलता है, आप मानो और हम भी माने, अन्यथा ये समझौता नहीं होगा। और उसके बाद एक चीज के लिए सतर्क रहें कि कभी भी
अगर आपका ईसीएस चल रहा है तो अपना ईसीएस रोकवाइए नहीं। जिस बैंक में खाता है, जिस बैंक में आपका अकाउंट है, उसको कभी क्लोज मत करवाइए, नहीं तो यहाँ पे 406 के तहत क्रिमिनल केस में आप फंस जाओगे और आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। इसके अलावा जहाँ पे भी बुलाया जाए आप जाओ, उनसे बात करो। ईएमआई पे नहीं करना कहीं से भी कोई भी कानूनन अपराध नहीं है, बस बैंक को धोखा देना ये कानूनन अपराध है। और बैंक से रिलेटेड अगर कोई भी जानकारी चाहिए, अगर आप परेशान हो, आपको समझ में नहीं आता, स्क्रीन पे एक नंबर आ रहा होगा जहां पे आप मुझसे बात कर पा रहे हो। स्क्रीन पे नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में चले जाइएगा, पिन कमेंट में जाइएगा, वहां पे नंबर दिया हुआ है, आप अपॉइंटमेंट बुक करके मुझसे बात कर सकते हो। वीडियो के बारे में अगर कुछ भी बताना है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, बताइएगा, अपने राय को बताइएगा। चैनल को जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। चैनल को अगर हो सके तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।